Hi guys, welcome to 14 December's The Hindu Analysis with Giri. I hope all of you are doing great. Thank you for writing those comments. I read them every day. And yes, your answers were completely right for yesterday's question. I'm going to pin one of the comments for you. एंड यस थॉट ऑफ द डे से दोबारा स्टार्ट करेंगे. मेरे पास मेरी डायरी आ गई है मेरे हाथ में वापस से. तो यहाँ पर whatever the financial situation you are currently in, it is one that you have brought into reality through your thoughts. वो कह रहे हैं कि जैसे भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है आज, वो कैसे लेकर आए हो, आपकी सोच उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. इफ इट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट देन यू हैव क्रिएटेड इट अनकॉन्शियसली बट स्टिल यू क्रिएटेड इट. अगर वो ऐसी है कि आपको वो सिचुएशन नहीं चाहिए थी फाइनेंशियल, तब भी आपने अनकॉन्शियसली वो क्रिएट की है. व्हेन यू कैन सी दिस यू विल अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल यू आर एट क्रिएटिंग. जब आप ये चीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हो, आपके थॉट्स क्या कुछ नहीं कर सकते. एंड नाउ ऑल यू हैव टू डू इज क्रिएट व्हाट यू वांट कॉन्शियसली. अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कॉन्शियसली उसके ऊपर फोकस करें, राइट. एंड गाइज इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे फोकस करना चाहिए, कैसे थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम एक्टिविटीज लेकर आएंगे अपने दूसरे चैनल पर जिसका नाम है मिस बीइंग. तो वहां पर आपको मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है. बिकॉज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, तो वहां पर एक्टिविटीज कंडक्ट होंगी. अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. सिमिलरली आप loggery.in भी विजिट कर सकते हैं. www.loggery.in पर हमारे लेक्चर्स अवेलेबल करवाए गए हैं. लेक्चर्स जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं. अगर आपने करंट अफेयर्स के अंदर आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है या फिर आपसे नोट्स नहीं बनते हैं, तो आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स खरीद सकते हैं. ये जो लेक्चर्स हैं दे आर अवेलेबल फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2023 टिल सितंबर 2023. अभी बहुत जल्द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी डल जाएगा एंड आने वाले मंथ्स के भी डलेंगे, मतलब आपके 2024 के भी डलेंगे. ठीक है, यहाँ पर द बेस्ट पार्ट है 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स में आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाता है. डिजी नोट्स भी बन जाते हैं एंड एक्सप्लेन भी मैं करती हूँ, तो आप लर्न भी कर लेते हो क्योंकि बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है. प्लस आप रिवाइज करने के लिए डिजी नोट्स यूज कर सकते हो. ये हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. करंट अफेयर्स लेक्चर्स ये loggery.in पर अवेलेबल है. हमारे पास मॉक टेस्ट भी है MHCET और CUET के लिए. CUET PG के मॉक टेस्ट हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU के लिए है. एंड ऑल्सो वी हैव मॉक टेस्ट फॉर MHCET 3 years लॉ एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. 14 दिसंबर है आज. COP28 calls for transition away from फॉसल फ्यूल. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज. ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव. ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज. तो COP28 कहाँ पर हो रही है मेरे बच्चों? बताइए. COP का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस लिए? क्या ये चाय समोसे बैठकर पीते हैं और क्या करते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ये एनुअल मीट है, मतलब हर साल मिलते हैं और क्या डिस्कस करते हैं? क्लाइमेट चेंज के बारे में. क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हम इतने सारे फ्लड्स देख रहे हैं, वाइल्ड फायर देख रहे हैं, हीट जो है वो बढ़ती जा रही है, ठंड जो है वो इतनी लेट पड़ रही है, ये सब किसका देन है? क्लाइमेट चेंज का देन है. ठीक है, और क्लाइमेट चेंज कौन लेकर आए? मैं और तुम लेकर आए हैं. उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर COP28 में. और COP28 इस बार कहाँ पर हुई है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. ये तीनों ही पॉइंट में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए. अब एक डिक्लेरेशन साइन हुई है जिसको नाम दिया गया है दुबई कंसेंसस. ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में. लिखिए दुबई कंसेंसस. दुबई कंसेंसस मतलब कंसेंसस का मतलब कि बात मान रहे हैं. अग्रीमेंट, क्या अग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात करें. नेशंस टुक अ स्मॉल बट डिसाइसिव स्टेप टुवर्ड्स ridding the world of fossil fuels after negotiators in Dubai on Wednesday adopted a resolution called Dubai Consensus. The standout clause in 21-page text is the one that calls on parties to transitioning away from. ठीक है, calls on parties to transitioning away from fossil fuels in energy systems in just, orderly and equitable
and equitable manner, accelerating मतलब increasing, accelerating action in this critical decade to achieve net zero by 2050. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दे आर सेइंग दुबई कंसेंसस क्या है, व्हाट इज दुबई कंसेंसस? दुबई कंसेंसस के अंदर ये कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करेंगे. मेन रीजन फॉर पॉल्यूशन इज फॉसिल फ्यूल्स. व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? इन द चैट सेक्शन एवरीवन, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स? क्या है फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स लाइक दैट ऑफ कोल, डीजल, पेट्रोल. ये क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं. मेजर रीजन ऑफ पॉल्यूशन, मेजर रीजन ऑफ पॉल्यूशन. तो हमें क्या करना है? इनसे दूर जाना है. एनर्जी सिस्टम्स जो है हमारे, वो इन पे ना डिपेंड करके किसी और चीज पे करें, ताकि हम नेट जीरो अचीव कर पाए बाय 2050. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नेट जीरो? कि हम जितना पॉल्यूशन कर रहे हैं या तो वो एब्जॉर्ब हो या फिर वो हो ही ना, ठीक है, बट वो हमारे अर्थ को इफेक्ट नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट इज नेट जीरो. ठीक है. इन अ जस्ट, ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर, एक्सेलरेटिंग एक्शन in this critical decade to achieve net zero by 2015, keeping with the science. However, the language of transitioning has been diluted from earlier drafts that has called for an actual phase out of all fossil fuels. Creating a path to net zero greenhouse gas emissions by 2050. क्या यहाँ पर एम क्या कर रहे हैं? Now this is a very very important question. ऐसे ही sentences पे PYQ बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं. तो यहाँ पे क्या है, क्या करना चाहते हैं? creating a path to net zero greenhouse gas emissions by 2050 is the best way to keep global temperatures ठीक है. क्रिएटिंग अ पाथ नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशंस बाय 2050. हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्या है? जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करती है. मीथेन हो गई, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग है. बेस्ट वे टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर्स from rising beyond 1.5 degree Celsius by the end of the century. ठीक है जी. तो हमें अपना टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, और उसके लिए हमें नेट जीरो पूरे वर्ल्ड को होना पड़ेगा बाय 2050. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन्हीं स्टेटमेंट्स पे PYQ बनते हैं कि कब तक नेट जीरो होना पड़ेगा. 2050 तक होना पड़ेगा नेट जीरो ग्रीन एमिशन, अगर हमें टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना. ठीक है. दिस इम्प्लाइज कटिंग. अब ये क्या करना पड़ेगा इसके लिए? This implies cutting emissions to 43% of 2019 levels by 2030 and 60% by 2035. ठीक है. जो एमिशंस हैं उनको कहाँ तक आपको सीमित करना पड़ेगा? 2019 के 43% ऑफ 20 दिस implies cutting emissions to 43% of 2019 levels by 2030 and 60% by 2035. ठीक है. तो ये भी देखिए, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से इस वाले पॉइंट से बनने की ज़्यादा उम्मीद है. ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, बट इसको भी याद करके जाए. सेकंड मतलब अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा. दीज क्लाइमेट टॉक्स एंड एनुअल अफेयर्स बट मूव फॉरवर्ड इंक्रीमेंटली बिकॉज द UN रूल से एन एग्रीमेंट कैन रिजल्ट ओनली इफ ऑल 198 अग्रीमेंट सिग्नेटरीज अग्री. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? इसको कितनी कंट्रीज हैं इसकी सिग्नेटरीज? 198 कंट्री सिग्नेटरीज है. अगेन अ इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन. ठीक है जी. उसके बाद यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं.
ग्लोबल स्टॉक टेक, हमने ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में पढ़ा था। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है कि जो एम्स एंड एस्पिरेशंस हमने रखे थे, वर्ल्ड ने, कंट्रीज ने एक साथ मिलकर रखे थे, वो हर कंट्री कहाँ तक पहुंची है। वॉज द फर्स्ट स्कोप वेयर कंट्रीज वर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर एक्शंस अंडरटेकन टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस अंडर पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है, तो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो आपको इसका मीनिंग डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो लिखेंगे ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक was the first scope where countries were expected to account for actions undertaken to fulfill obligations अंडर पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट के अंदर क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकें, कैसे सीमित कर सकें एक लेवल तक, वो डिस्कस किया गया था। ठीक है ना, कि जो टेम्परेचर है उसको हम बिलो 2 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कैसे सीमित रख सकें, यही वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, ये वाला पेरिस अग्रीमेंट में हुआ था। तो कंट्रीज ने, ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है कि कंट्रीज ने क्या किया, व्हाट डिड द कंट्रीज डू, हैव दे डन एनीथिंग। ये पहली कोप मीटिंग बनी, ये पहली मीटिंग बनी जहाँ कंट्रीज वर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर एक्शंस अंडरटेकन टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस। तो दैट इज व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेक, कि क्या कर रहे हो आप, पेरिस अग्रीमेंट में जो आपने कहा वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, करा है तो कितना करा है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गाइस, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, कोप में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एज बेसिक एज कहाँ पर हुई है या फिर क्या उन्होंने बोला है। द स्टॉक टेक फाउंड दैट स्टेप्स टेकन बाय पार्टीज वर इनएडिक्वेट एंड इवन इन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक केस वुड सी अ 5% रिडक्शन इन एमिशंस बाय 2030 ओवर 2019 व्हेन इट शुड हैव बीन 43%। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है, रिजल्ट क्या कह रहा है ये भी लिखेंगे कि द स्टॉक टेक फाउंड, ये पॉइंट लिखेंगे हम, द स्टॉक टेक फाउंड that steps taken by parties were inadequate and even in the most optimistic कि मतलब अगर हम बहुत पॉजिटिवली भी सोच लें, ऑप्टिमिस्टिक केस would see a reduction in emissions by 2030 over 2019 levels। ठीक है, मतलब 5% रिडक्शन ही देखेंगे हम कितनी रिडक्शन देखेंगे, और 5% रिडक्शन, कितनी रिडक्शन देखेंगे हम, बस 5% रिडक्शन ही देखेंगे, जबकि हमें कितनी देखनी चाहिए थी, वो when it should have been 43%। कितनी होनी चाहिए थी, 43% रिडक्शन होनी चाहिए थी, 5% रिडक्शन हुई है, जिससे कि कंट्रीज ने बताया कि हमने ये किया, तो उससे पता चल रहा है कि इतना ही रिडक्शन हुआ है, जबकि कितना होना चाहिए था, 43%। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव टू बी रिड्यूस शार्पली एंड इट विल रिक्वायर टैकलिंग द मेन कल्परेट फॉसिल फ्यूल्स। सबसे ज्यादा क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना, और मेन रीजन उसका क्या है, ग्रीन हाउस का, फॉसिल फ्यूल। ये तो बेसिक है। Countries must implement systems to adapt to present and future effects by climate change by 2030। उनको क्या systems लेकर आने चाहिए जिससे 2030 तक हम इफेक्ट देख पाएं। ओके, चलिए आगे चलेंगे। इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ इमीडिएट सीज फायर। सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप फायरिंग इन गाजा बाय इजराइल। इंडिया on Tuesday voted in favor of United Nations General Assembly resolution that called on Israel for an immediate ceasefire, the protection of civilians in accordance with international law, and the release of all hostages. India was among 153 countries that made up a massive 4.5/5 majority in the assembly who voted in favor of the resolution, where only 10 countries including the US and Israel voted against the resolution and 23 abstained. तो यहाँ पर एक resolution आया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, इंडिया votes in favor of immediate
ceasefire in Gaza by Israel। ठीक है, यहाँ पर इंडिया ने वोट किया है फेवर में कि सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडिया वॉज अमंग 153 countries। India was among 153 countries that made up 4/5 majority in the assembly। ठीक है, who voted in favor, and US and Israel voted against, and 23 abstained। मतलब 23 did not vote। abstain मतलब वोट ही नहीं किया 23 countries ने। Thanking India, the Palestinian ambassador to India said that all countries must say enough is enough। 153 countries have voted for ceasefire, but the US has opposed it, and by doing so, US has once again proved that they are partner of Israel in the continuing massacre of Palestinian people। Ambassador of Palestine Adnan Abu al-Hayja। यहाँ पर हम एक फैक्ट नोट कर रहे हैं, तो इसको एक बॉक्स में डालेंगे जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दैट इज Palestinian ambassador to India। Palestinian ambassador to India कौन है? अदनान अबू अल हाइजा। This is very very important। Okay, this is important, please remember his name। Okay, प्लीज रिमेंबर हिज नेम। क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? बहुत ही कम चांसेस है, बट पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है। उसके बाद स्मोक कैनिस्टर स्ट्राइक बाय 2 विजिटर्स सेट ऑफ क्योर्स इन लोकसभा। कैनिस्टर क्या होता है? कैनिस्टर a cylinder of pressurized gas, typically one that explodes when thrown or fired from a gun। ठीक है, सिलेंडर होता है, प्रेशराइज्ड गैस होती है, उसमें एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, तो वो हुआ लोकसभा के अंदर। इंट्रूडर क्या होता है? समवन हु एंटर्स द स्पेस विदाउट परमिशन। ठीक है, टू कमिट अ क्राइम, दैट इज इंट्रूडर। ये दो टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे ही टर्म्स आएंगी हम उसका मीनिंग भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी ब्रीच ऑन 22nd एनिवर्सरी ऑफ द अटैक ऑन पार्लियामेंट, 2 men jumped into the Lok Sabha chamber from the visitors gallery on Wednesday afternoon, carrying canisters emitting yellow smoke। Amidst the chaos, parliamentarians apprehended the 2 intruders, beating them up before handing them over to the security staff। ठीक है, Delhi police sources said the 6 people involved in incident have been identified। तो कुछ मध्य प्रदेश, आई थिंक मध्य MP से हैं। ठीक है, who have done this। तो या MP से हैं, they are from which state? I think I had read it, they are from some state in the south, and one is from Madras also, I think Mysore, sorry, not sure about it, I read it somewhere, I'm not sure, I'll take my words back, I'm not sure, but yeah, I read it। चलो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मोक कैनिस्टर स्ट्राइक बाय 2 visitors in लोकसभा चेम्बर। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले कैनिस्टर का मीनिंग लिख लें। कैनिस्टर का मीनिंग क्या है? अ सिलेंडर ऑफ pressurized gas, typically that explodes when thrown or fired from a gun। ठीक है जी, आप लोग इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैनिस्टर के बाद, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देवर इंट्रूडर्स, मतलब अपने इंट्रूडर्स हुए कि बिना परमिशन के एंटर कर गए लोकसभा चैम्बर में। ठीक है, और ये कब हुआ? एक फैक्ट और, सिक्योरिटी ब्रीच ऑन 22nd anniversary of attack on parliament।
ठीक है ना। पहले जब अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, उसकी 22nd एनिवर्सरी थी तब कल, और ये अटैक भी तभी हुआ। ठीक है, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसमें से कुछ निकलेगा तब यस मैसूरू रेजिडेंट एंड लखनऊ। ठीक है, लखनऊ एंड मैसूरू रेजिडेंट, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू। House passes bill to set up Central Tribal University in Telangana. Rajya Sabha on Wednesday passed the Central Universities Amendment Bill and the Repealing and Amending Bill. While the first bill is to establish a tribal university in Telangana as promised in the Andhra Pradesh Reorganization Act, the latter is to repeal redundant and obsolete laws. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, राज्यसभा में बिल पास हुए हैं, 2 बिल्स पास हुए हैं, एक के अंदर तो तेलंगाना में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी तेलंगाना में, जो कि प्रॉमिस किया गया था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकाला गया है, और जब उसको कार्व आउट किया गया था तो प्रॉमिस किया गया था कि वहां पर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी आएगी, कहाँ पर, तेलंगाना में। और दूसरे बिल के अंदर रिडंडेंट एंड ऑब्सोलेट लॉज जो हैं उनको रिमूव किया गया है। रिडंडेंट एंड ऑब्सोलेट का मतलब जो बेकार हैं, जो यूज नहीं किए जाते, जो अब जो है रेलेवेंट नहीं है आज के डे एंड टाइम में। ठीक है, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल वॉज डिस्कस एमिड द ऑपोजिशन वॉकआउट ओवर द सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा. The bill introduced in the Lok Sabha on December 4 and passed on December 7 paved the way for establishing Samaka Saraka Central Tribal University in Telangana. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राज्यसभा passed a bill to establish a tribal university इन तेलंगाना. अब यहाँ पर इस पॉइंटर के हमारे पास 2 पॉइंट्स बनते हैं. नंबर 1, इट वॉज प्रॉमिस्ड in the Andhra Pradesh Reorganization Act. ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, समाका सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी. Is this important? Yes, you can expect a question from here. Name of the university is very very important. कहाँ पर आ रही है, and it is a tribal university in Telangana. Very very important. Please learn कर लो अभी. ठीक है, समाका, मखाना खाया कभी, सैम माका, मक्कार सैम. ठीक है, सैम क्या है, मक्कार. ठीक है, सरकार. ठीक है, ये देखो यार, मैं तुम्हें बनाती हूँ, सैम मक्कार. ठीक है, सैम नाम का इंसान है, वो बहुत ही मक्कार है, आर काट दो. फिर उसके बाद सरकार सारा का. ठीक है ना, सैम मक्कार किसका है, सारा का है. ठीक है, सारा अली खान. ठीक है, सारा तेंदुलकर, इतने सारे नाम है, तो आर जो है काट देना है, सारा का, सैम मक्कार सारा का, याद रहेगा. ये आपका याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको. The repealing and amending bill cleared by Lok Sabha on July 27 proposes to repeal outdated laws like land acquisition, telegraph wires act etc. जो पुराने लॉज हो चुके हैं उनको रिमूव करें. ये इतना वो नहीं है हमें लिखना, बट ये राज्यसभा ने बिल पास कर दिया कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी आएगी तेलंगाना में. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, The Madras High Court has demonstrated how the judiciary can provide succor. Succor का मतलब क्या होता है, assistance and support in times of hardship. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं succor, assistance and support in time of hardship and distress. ठीक है, अब यहाँ पे द मद्रास हाई कोर्ट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ द जुडिशरी कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू अ पर्सन वेटिंग फॉर ओवर 40 years टू गेट इंडियन सिटीजनशिप. देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सिटीजनशिप टू तमिलियंस फ्रॉम श्रीलंका, हुआ बेसिकली इंडियंस,
पर जो तमिलियंस श्रीलंका चले गए थे और अब वो वापस आए हैं, अब नहीं बहुत साल पहले, उनके बारे में समझेंगे। इन टी गणेशन वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, द मदुरई बेंच ऑफ हाई कोर्ट इन दिस जजमेंट ऑन November 30 डायरेक्टेड द अथॉरिटीज टू ट्रीट द पेटिशनर एंड हिज फैमिली एज इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, to them relief measures that the Tamil Nadu government provides to repatriates from Sri Lanka. The 69-year-old petitioner, now a resident of a refugee camp in Karur, reached India in 1990 after having been issued an Indian passport in Kadi in August 1982 on repatriation under two bilateral treaties that concerned Hill Country Tamils or Indian origin Tamils. He had approached the court. तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। Petitioner had reached India in 1990 after he was issued an Indian passport. ठीक है, court extended the relief measures to him as Tamil Nadu government provides to repatriates, जिनको अपनी कंट्री, अब तमिल वाले कहते हैं ये तुम्हारे हैं, हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट कहती है ये हमारे हैं। ठीक है, तो अब ये इनको क्या बोला गया, had reached in now he is said to be in family as Indian citizens। ठीक है, court said they are Indian citizens, court said that they are Indian citizens। ठीक है, citizen, तो अंडर द अग्रीमेंट्स दैट हैव बीन साइन, तो अग्रीमेंट साइन हुए थे जिसके अंदर बहुत सारे तमिलियंस जो थे वो इंडिया में आकर उनको सिटीजनशिप देना था, बट कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, तो ही इज़ वन ऑफ देम जिनको नहीं मिल पाया, बट अब दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द बेंच, स्पेशली जस्टिस G.R. Swaminathan, had gone to the rescue of those in the camps. In the last 15 months, the judge has established that petitioners concerned were Indian citizens interpreting provisions of Citizenship Act. The union government stand has been that despite not being a signatory, अब ये देखो यहाँ पे ये fact के ऊपर बात आ रहा है, very very important, that Indian government is not a, यहाँ पे लिखेंगे India is not a signatory. India is not a signatory to 1951 UN Refugee Convention or 1967 प्रोटोकॉल। बट फिर भी इंडिया का ये रहता है कि इंडिया जो है वो लोगों को नहीं वापस भेजता, बट इंडिया ने कोई साइन नहीं किया कि हम रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करेंगे या कुछ भी है। नाउ इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दीज प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन PYQ है, बहुत बार आया हुआ है और अब भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद Tamilians who come from Sri Lanka can be separated into those who came before 1983 and those who came after, when the separatist movement in the island nation took a violent turn, followed by certain series of anti-Tamil rights. 1 lakh documented Sri Lanka illegal migrants who live in Tamil Nadu today fled the ethnic conflict. Those who reached India before 1983 were mostly Indian origin Tamilians. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा था अलाउ सम 9,75,000 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे उनको सिटीजनशिप देनी थी, बट इट कुड नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है ना, तो हमें इतना ही बेसिक पता होना चाहिए कि मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे अलाउ कर दिया। अगर इसकी डिटेल्स न्यूज़पेपर में आएंगे तब हम जाएंगे डिटेल्स में, नहीं तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वैसे आ जाएंगी डिटेल्स, तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। दिस वीक यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया प्रेसिडेंट लिज मैगिल रिजाइन फॉलोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ अ टेस्टिमनी अ फ्यू डेज प्रायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं और फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी, टेंशन मत लो, बस जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी एक बार लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, ये हम USA की न्यूज़ कर रहे हैं, और इंडिया के एग्जामिनर्स जो है ना, मतलब उनको USA के अंदर क्या चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा कुछ लेना होता है, तो ये करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया प्रेसिडेंट लिज मैगिल resigned by following criticism of a testimony। ना यहाँ पर हो क्या रहा था, ठीक है, चलो ये तो हम याद कर लेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट कौन है
और उसने रिजाइन कर लिया क्योंकि उसने कुछ बोला और उसको क्रिटिसिज्म हुआ, तो गई वो, ठीक है ना। कि वो क्या रहा था, फर्स्ट पॉइंट, एट अ हियरिंग ऑफ अ US House of Representatives, US House of Representatives Committee on Education, ठीक है, एक कमिटी ऑन एजुकेशन, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की कमिटी ऑन एजुकेशन जो थी, वो इनसे क्वेश्चन पूछ रही थी, जहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग आए हुए थे। और क्या क्वेश्चन था, अटेंडिंग अ हियरिंग कंडक्टेड बाय हाउस कमिटी, दे वर क्वेश्चनड अबाउट, क्या क्वेश्चनड अबाउट, दे वर क्वेश्चनड अबाउट whether whether their respective universities, code of conduct did not ban their students from calling for the killing of Jewish people। ठीक है, मतलब जो ये किससे रिलेट करता है, कोई मुझे इन द चैट सेक्शन बता सकता है। Jewish people, where are they being killed? Jewish people कि मारे जा रहे हैं Jewish people। They're talking about the Hamas attack on Israel। हमास अटैक ऑन इसराइल से लिंक कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अलाउड है, नॉट बैंड स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलिंग फॉर द किलिंग ऑफ जूइश पीपल। क्या तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट ये नहीं कहता है कि उनको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमिटी ऑन एजुकेशन वाज आस्किंग दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रेसिडेंट्स, राइट। तो जो यहाँ पर आंसर उन्होंने दिया उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, दूसरों के आंसर्स को भी क्रिटिसाइज किया गया, उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया, बट दे शी रिजाइंड। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ गोइंग टू बी योर थर्ड पॉइंट, जो हम यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर और क्या हुआ है, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे लिखेंगे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन has announced that it had opened an investigation into anti-Semitism allegations with regard to at least 6 universities. What is anti-Semitism? It is anti-Jew. It is against Israeli people. Jew is the religion. Anti-Jews. Hatred towards Jews who live in Israel. Hatred towards Jews. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट क्वेश्चंस रेज करे हैं और अनाउंस्ड इन्वेस्टिगेशन भी होगी। क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स ऑफ अलार्मिंग नेशन वाइड राइज इन रिपोर्ट्स ऑफ anti-Semitism, anti-Muslim and anti-Arab, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी यूएसए कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं हेडिंग से लेकर नीचे तक लेकर आऊँ आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ की जो प्रेसिडेंट थी इस यूनिवर्सिटी की, उन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया, जो ये कि कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ करता है कि वो जो जूइश पीपल जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में वो प्रोटेस्ट या कुछ भी निकाले, रैली वगैरह, इज़ इट अलाउड और नॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एंटी सेमिटिज़म में जो यूनिवर्सिटीज़ में कुछ हुआ है, मतलब जूस के अगेंस्ट कुछ भी बच्चों ने या किसी ने किया है, उस पर इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये यूएस के अंदर बहुत बढ़ गया है। दैट इज़ एंटी सेमिटिज़म, दैट इज़ एंटी जू सेंटिमेंट, एंटी मुस्लिम एंड एंटी अरब। ठीक है, How will election boycott by the BNP affect Bangladesh? ठीक है ना, तो यहाँ पे BNP is बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी
बांग्लादेश nationalist party, that is BNP, boycott elections. क्यों बाइकॉट किए इलेक्शंस, और हम बांग्लादेश के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा. तो बीएनपी क्या है? बीएनपी इज द चीफ ऑपोजिशन, बीएनपी इज द चीफ ऑपोजिशन पार्टी ऑफ बांग्लादेश. क्यों बाइकॉट किया? ठीक है, फाइट ब्रोक आउट, फाइट बिटवीन BNP cadre and law enforcement agencies led to death of a policeman and incidents of arson, मतलब जलाया गया बहुत सारी चीजें. ठीक है ना. PM शेख हसीना responded by jailing most of the top opposition leaders, including Secretary General Mirza, including Secretary General Mirza, including Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir. ठीक है ना. अब why were they protesting? These guys were protesting. जो पार्टी है, why were they protesting? Anyone, why were they protesting in the chat section? Why were they protesting? Why were they protesting? क्योंकि they were demanding, they were protesting because they were demanding a caretaker government, demanding a caretaker government to conduct free and fair elections, to conduct free and fair elections in January 2024. ठीक है ना. तो अब हमें पता चल गया कि बांग्लादेश में क्या हुआ है. जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जैसे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस है इस टाइम पे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में होती है तो मोस्टली बीजेपी होती है. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे ये मेन ऑपोजिशन पार्टी है. हमारे यहाँ पे इलेक्शन है, मान लो बीजेपी अभी पावर में है, अगले साल कांग्रेस कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो गया है. ठीक है. तो वहाँ की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो कौन सी है? इट इज़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. बॉयकॉट इलेक्शंस. क्यों? क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आप केयर टेकर गवर्नमेंट बनाइए. ठीक है. उनकी पुलिस वाले से लड़ाई हो गई, पुलिसमैन की डेथ हो गई, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ लड़ाई होगी बीएनपी के लोगों की. ठीक है जी. ओके, नो दिक्कत. उनके सेक्रेटरी का क्या नाम है ये भी लिख लीजिए, मैंने लिखवा दिया आपको. उसके बाद जो पार्लियामेंट में कल हुआ वो 0 आवर के ड्यूरिंग हुआ. व्हाट इज 0 आवर? 0 आवर इज द टाइम व्हेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज इश्यूज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. फॉर रेजिंग मैटर्स ड्यूरिंग द 0 आवर, MPs must give the notice before 10 AM to the speaker or chairman on the day of sitting. The notice must state the subject they wish to raise in the house. तो 0 आवर के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेंगे. 0 आवर is the time. 0 hour is the time when members of parliament can raise issues of urgent public importance. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट, विष्णु देव साइन टेक्स चार्ज एज 4th छत्तीसगढ़ PM. ठीक है, ये लिखेंगे विष्णु देव साई takes charge as 4th छत्तीसगढ़ CM. और दो डेप्यूटी CM भी हैं. मुझे आप मध्य प्रदेश का बताइए और राजस्थान के डेप्यूटी CMs का नाम बताइए इन द चैट सेक्शन एवरीबॉडी. ठीक है, राजस्थान के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स का नाम चाहिए मुझे. यहाँ के जो डेप्यूटी CM है वो एक तो हैं
अरुण साव और एक है विजय शर्मा। ये क्या है? डेप्यूटी सीएम। मनोज यादव स्मॉर्न इन एज मध्य प्रदेश सीएम, ये हमने कल भी लिख लिया था, इज द 19th चीफ मिनिस्टर। मोहन यादव, मनोज यादव नहीं, मोहन यादव स्वर्न इन एज 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। जगदीश देवदा एंड राजेंद्र शुक्ला एज डिप्टी सीएम। ठीक है जी। रोड फेटलिटीज राइज इन इंडिया डिस्पाइट ग्लोबल ड्रॉप। पूरे ग्लोब के अंदर रोड एक्सीडेंट्स कम हुए, इंडिया में बढ़ गए हैं। रोड ट्रैफिक डेथ्स फेल by 5% to 1.19 million annually worldwide between 2010 and 2021, with 108 United Nations member countries reporting a drop. The World Health Organization said in a report. India, however, registered a 15% increase in fatalities. ठीक है। रोड एक्सीडेंट ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन global status report on global status report on road safety 2023. ठीक है। Now it is by World Health Organization. ठीक है। क्या कहते हैं? रोड ट्रैफिक डेथ्स fell by 5%, 1.19 million annually worldwide between 2010 and 2021, with 108 United Nations member countries reporting a drop. ठीक है ना? 108 United UN member countries reporting a drop. The WHO said in a report. ठीक है। However, इंडिया के अंदर, in India, fatalities increased by 15%. पूरे वर्ल्ड में कम हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स, इंडिया में बढ़ रहे हैं डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक फैसेट सो एंड सो, ये रिपोर्ट है। 10 countries succeeded in reducing traffic deaths. ठीक है। 10 countries succeeded in reducing road traffic deaths by over 50%, जिसके अंदर बेलारूस और ये सारी कंट्रीज आती हैं। ठीक है ना? 35 कंट्रीज मेड नोटेबल प्रोग्रेस। हमारा क्वेश्चन जो है वो या तो ये आएगा कि ये रिपोर्ट किसने लिखी है। ठीक है। इंडिया का क्या हाल है और वर्ल्ड का क्या हाल है। तो यहाँ से पहले 4 पॉइंटों में से क्वेश्चन आपका बनता हुआ दिखता नजर आ रहा है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट holds arbitration deals in unstamped contracts to be valid. A 7-judge constitution bench on Wednesday held that arbitration agreements embedded in unstamped or insufficiently stamped substantive commercial contracts or instruments are not invalid, unenforceable, or even non-existent. The judge said non-payment or insufficient stamping of contracts under the Stamp Act would not affect arbitration proceedings under the Arbitration Act. Now, what is arbitration? एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट विद रिगार्ड टू आर्बिट्रेशन, ये समझना पड़ेगा। सो यहाँ पर व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ द कोर्ट
कोर्ट जैसा सिस्टम, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, जिसके अंदर इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स, जिसके अंदर आर्बिट्रेटर बैठता है, आप अपने ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस रख सकते हो, देयर इज एन एक्ट ऑल्सो, लॉ भी है इसके ऊपर। तो मोस्टली कंपनीज जो होती हैं वो आपस में आर्बिट्रेशन कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं कि भाई अगर कोई दिक्कत हो गई ना आपस में तो हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर अगर वो स्टैम्प लॉ होता है कि इतनी की स्टैम्प लगनी है, वो अगर एडिक्वेटली नहीं लगा है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं इट्स ओके, हार्डली मैटर्स। तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट है जो जिसमें कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे तो वो इन्फोर्सिएबल है, मतलब आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट arbitration agreement embedded in unstamped, स्टैम्प नहीं लगी हुई, और insufficiently stamped substantive commercial contracts or instruments are valid, enforceable, ठीक है, इतना ही नोट कर लो। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो स्टैम्प्ड नहीं है प्रॉपरली या इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तब भी वो वैलिड है, एप्लीकेबल है। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गिव्स अ सिग्निफिकेंट शॉट इन द आर्म फॉर इंडियन एम्बिशंस टू बिकम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब। अर्लियर आर्बिट्रेशन सच डिस्प्यूट हैड अ रोड ब्लॉक, आर्बिट्रेशन एम्स टू प्रोवाइड स्पीडी एफिशिएंट, ये सब कुछ। तो यहाँ पे यही हमें ये याद रखना है, ठीक है ना, कि आर्बिट्रेशन वो कहते हैं कि अगर स्टैम्प नहीं है, जो स्टैम्प रिक्वायर्ड होती है वो कम है, तो ये तब भी वो वैलिड अग्रीमेंट रहेगा और आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं लोग। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लिखेंगे न्यू दिल्ली। बहुत सारे बच्चों की बहुत कंप्लेन थी इतने दिनों से कि न्यूज़पेपर बहुत ही छोटा आ रहा है, लो आ गया बड़ा न्यूज़पेपर। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस adopted. Following several hours of deliberations, representations from 28 countries and European Union adopted the New Delhi Declaration of Global Partnership on Artificial Intelligence. ठीक है ना, 28 countries plus European Union adopted New Delhi Declaration on Global Partnership on Artificial Intelligence, that is GPAI, pronounced as GPay, GPay, ठीक है ना, GPay, Google Pay. India is hosting the summit and will chair GPay grouping in 2024. The ministerial declaration affirms the country's commitment to principles for responsible stewardship of trustworthy AI. देखो यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है कि उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, उसका यूज़ भी बहुत है, बट मिसयूज़ होने से भी रोकना पड़ेगा, तो वो मिसयूज़ करने से रोकेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, declaration affirms countries' commitment for a responsible and trustworthy use of AI. GPay is a grouping in countries of North, South America, ठीक है, लास्ट टाइम जापान में हुई थी, ये हमने कल लिख लिया था। कंट्रीज टू वर्क इन मिटिगेटिंग कंसर्न्स अराउंड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट बनेगा, 4th पॉइंट बनेगा, तो लिख लेते हैं। Declaration commits countries
to work on mitigating concerns around misinformation and disinformation, unemployment, एक्सेट्रा। तो हमें क्या याद रखना है, ये तो ये बेसिक पॉइंट्स जो हैं, बाकी इस बार न्यू दिल्ली के अंदर हुई जेपाई सेकंड था, ये फर्स्ट जो हुई थी वो जापान में हुई थी। एफएम मूव्स लेजिस्लेशन टू हैस्टन सेटिंग अप जीएसटी अपीलेट बॉडीज, जीएसटी के अंदर अपील के लिए बॉडी सेटअप करने हैं, वो करने के लिए जल्दी कर रहे हैं, उसके लिए अमेंडमेंट करी गई है। सो यस, रोड टेप, यूएस ईयू स्लैप countervailing duties on 4 Indian goods. Now, what is road tap? Road tap stands for Remission of Duties and Taxes on Export Products. It is a new scheme applicable from 1st January 2021. It replaced so and so. The scheme ensures that the exporters receive the refunds on embedded taxes and duties previously non-recoverable. तो कुछ recoverable टैक्सेस जो है वो कुछ रिकवरेबल कर दिए एक्सपोर्टर्स के लिए जो यहाँ से सामान बाहर भेज रहे हैं। तो इसी के बदले में यूएस और यूरोप ने भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे टैक्स लगा दिया है। तो हम लिख देते हैं यूएस एंड यूरोपियन यूनियन have now imposed countervailing duties, that is CVD, on 4 Indian products. As first point, as retaliation against road tap. Road tap की full form, that is remission of duties and taxes on export products. Scheme introduced for outbound shipments in January 2021. ठीक है, पेपर फाइल फोल्डर्स, कॉमन अलॉय, एल्यूमिनियम शीट्स, इन सब के ऊपर इलेक्टोरेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कंज्यूमर सेड ऑन वेडनेसडे। अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं रोड टेप क्या है तो यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है, वेरी इजी, नोट कर लो इसको। सो पोलैंड हैज़ अ न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड टस्क, वी हैव रिटन इट ऑलरेडी। उसके बाद सुनक एंड हिज रवांडा बिल, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक गॉट थ्रू अ पोटेंशियल rebellion in the Conservative Party after he managed to keep। अब यहाँ पर यार ये समझना पड़ेगा, रवांडा का जो ये पॉलिसी लेकर आए हैं इसके अंदर ये है कि जो भी लोग इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो यूके के अंदर आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स का मतलब दे आर कमिंग इनटू द यूके विदाउट परमिशन, दे आर बीइंग केटर्ड टू। ठीक है ना, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वी डोंट हैव द मीन्स टू गेट सो मैनी पीपल ऑन बोर्ड इन यूके, तो हम इन लोगों को रवांडा भेज देंगे। तो यहाँ पे ये क्या लेकर आए हैं, वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन। सेफ्टी ऑफ Rwanda bill passed in British House of Commons। ठीक है, despite the majority 38 of Mr. Sunak's party colleagues either abstained or could not attend the vote, there were just under 30 abstentions, suggesting trouble for Prime Minister in the coming weeks as the bill faces further votes in the Parliament. Mr. Sunak had pledged to stop the boats मतलब illegal migration। कोर्ट ने the court of UK said Rwanda was an unsafe country। ठीक है ना, तो वहाँ पे असाइलम सीकर्स को, इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं भेज सकते। तो इन्होंने बिल पास कर दिया, पास्ड अ बिल क्या पास करा इन्होंने, रॉन्ग। द न्यू बिल डिफाइंस Rwanda as a safe country
country contrary to कोर्ट्स वर्डिक्ट। अब यहाँ पे मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा, तो इसको समझ लेते हैं। पहले मैं बता दूं, loggery.in पर जाके आप हमारे प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बेसिकली यूके के अंदर क्या हो रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं, जिनकी कंट्री में वॉर चल रही है या जो एक पर्टिकुलर कोई कास्ट, क्रीड या रिलीजन के पीछे लोग उनको मार रहे हैं, उनकी कंट्री में दे आर नॉट सेफ, अनसेफ इन देयर कंट्री, या फिर उनको शौक है कि किसी कंट्री में जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इंडियंस भी आपको मिलेंगे जो जाते हैं, न्यूज़ में था अभी कनाडा में जा रहे थे, जस्ट कि जाना उनको, अनसेफ इन देयर कंट्री। मोस्टली जहाँ पर वॉर चल रही होती है जिन कंट्रीज में, वो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अब तो यूके में पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर यूके कह रहा है कि हम इन इलीगल माइग्रेंट्स को, जिनको असाइलम सीकर्स या रिफ्यूजीज भी कहते हैं, जिनको असाइलम सीकर्स या रिफ्यूजीज भी कहते हैं, मतलब एंटरिंग द कंट्री विदाउट परमिशन, हु एंटरिंग, ट्राई एंटरिंग द कंट्री विदाउट परमिशन, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, जो कंट्री को एंटर करते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूके क्या कह रहा है कि हम इनको रवांडा भेज देंगे, हम यहाँ पे नहीं रख सकते, हम इनको वन साइड टिकट देंगे और ये वहाँ पर जाएंगे जब तक इनका केस डिसाइड हो रहा है। तो अगर तो केस डिसाइड हो जाता है और लगता है कि यार यूके में आने चाहिए वापस, तो ये वापस आ सकते हैं, कैन रिमेन इन रवांडा या सेंड बैक टू देयर ओन कंट्री, सेंड बैक टू देयर ओन कंट्रीज। ये इन्होंने बिल लेकर आए। ठीक है ना, तो यहाँ का जो कोर्ट है उसने कहा कि ये इलीगल है, इट इज़ नॉट राइट। ठीक है, इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करता है ये। तो यहाँ पर एक और नया बिल लेकर आए जिसके अंदर इन्होंने बोला कि कोर्ट ने बोला रवांडा इज़ नॉट सेफ, तो ये बिल के अंदर बोल रहे हैं रवांडा इज़ अ सेफ कंट्री। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये यूके के अंदर हो रहा है। ओके, उसके बाद IMF क्लियर्स सेकेंड ट्रांच ऑफ $337 मिलियन ऑफ फॉर श्रीलंका। तो ये लिख लेंगे इंटरनेशनल ये लिखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड cleared tranche of about $337 million। ठीक है, दिस इज द सेकेंड ट्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे श्रीलंका में इकोनॉमिक बहुत बुरा हाल हो गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, तो IMF ने उनको क्या प्रोवाइड किया है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, लोन दिया एक तरह का EFF टू श्रीलंका। ठीक है ना, ये क्या है, बेस्ड ऑन डेट ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है ना, और ये जिन कंट्रीज के इन्होंने पैसे वापस करने हैं, मोस्टली चाइना, जापान, इंडिया, उनके साथ भी इनके अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वही यहाँ पर बात करी हुई। ये बात हमने बहुत बार पहले करी हुई है। COP 28 के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है, वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, चलिए लिखते हैं। COP 28 के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, एक CCS और एक CDR। तो सबसे पहले CCS के बारे में लिखते हैं। CCS क्या है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फुल फॉर्म हमने लिख ली है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज क्या है, रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज that can capture CO2 at a source of emission before it is released into atmosphere। ठीक है ना, स्टील बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, तो ये यूज़ करते हैं, ऐसा ही सिस्टम यूज़ करते हैं, इसको ट्रीट भी कर देते हैं कि भाई ज़्यादा पॉल्यूटेड ना रहे ये। CDR क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल क्या होती है, एब्जॉर्ब करते हैं पेड़। तो इसके अंदर क्या है, टेक्स द फॉर्म ऑफ बोथ नेचुरल मीन्स लाइक एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, रिफॉरेस्टेशन कहीं से काट के कहीं और लगाना। ठीक है ना, एंड टेक्नोलॉजीज लाइक डायरेक्ट एयर कैप्चर where machines
mimic trees by absorbing CO2 from their surroundings and storing it underground. ठीक है ना, तो ये है, तो दिस इज व्हाट आर द टू सिस्टम्स. ठीक है, ये पेड़ वाला पेड़ उगाते हैं, पेड़ अब्जॉर्ब करते हैं, CDR, CCS जहाँ पर सोर्स है CO2 का, उसको कैप्चर करते हैं. दीज आर द टू सिस्टम्स, इनके बारे में पता होना चाहिए, दे आर इम्पॉर्टेंट. दैट्स इट, मिलेंगे कल 6 बजे. अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आज का जो क्वेश्चन है कि डिप्टी CM ऑफ राजस्थान कौन है, 2 CM बने हैं डिप्टी CM राजस्थान में, उनका आपको आंसर देना है कमेंट्स में. आपको ये सेशन कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करें. एंड ऑल्सो अगर आपने ये सेशन फॉलो किया है ना, आपको किसी एग्जाम में इसने हेल्प किया है तो वो भी कमेंट कर देना. That's it. Giri signing off. I'll see you tomorrow. Bye. Take care.